हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दियास एंड यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th इतिहास के मॉडल सेट 1 का सेक्शन सी का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो सेक्शन सी है, जहां पर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। और वहां पर जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस होने वाला है, एक क्वेश्चन में आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो यहां पर देखिए, चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन नंबर सी पे और सेक्शन नंबर सी के हर एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। और देखिए यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए। देखिए यहाँ पर हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन सी में थोड़ा सा यहाँ पर जो कि इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मात्र आपको 3 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग 3 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देते हैं तो यहाँ से आपको 15 नंबर दिया जाएगा, जो कि एक अच्छा खासा नंबर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 जो है क्या है, देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि 14वीं और 15वीं शताब्दियों में यूनानी और रोमन संस्कृति के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया। देखिए इसके उत्तर को, इसका उत्तर है कि 14वीं और 15वीं शताब्दियों में यूनानी और रोमन संस्कृतियों और सभ्यताओं को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया गया। मतलब उसको पुनर्जीवित करना चाहा, ठीक है, वहां के लोगों ने। तो यूरोप में हुए परिवर्तनों का प्रभाव यूनान और रोमन संस्कृतियों पर भी पड़ा। देखिए यूरोप में जो परिवर्तन हुआ था, जैसे कि मैंने आपको सेक्शन ए बी में भी आपको बताया था कि देखिए यूरोप बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है संस्कृति को लेकर, भाषा को लेकर। मतलब उन लोगों का जो मानसिक जो विकास था, मानसिक विकास हो जाता है। मतलब साइंस के फील्ड में वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है, जो कि मैंने आपको सेक्शन बी में बताया था। अब आगे देखिए क्या होता है। जब यहाँ पर यूरोप में जब इस प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसका जो इफेक्ट होता है यूनान में भी पड़ता है और रोमन में भी पड़ता है। फिर आगे क्या है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में आम जनता के मन में यूनानी और रोमन संस्कृतियों के अध्ययन के प्रति अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई, ठीक है। और 14वीं 15वीं शताब्दी में क्या होता है कि आम जनता के मन में क्या होता है कि चलो भाई यूनानी और रोमन का जो संस्कृति है, इसके बारे में अध्ययन के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा जानना चाहेंगे कि कैसा है कैसा नहीं। तो इसके बारे में उन लोगों के मन में जिज्ञासा उठनी स्टार्ट हो गया। कारण यह था कि अब तक शिक्षा और वाणिज्य में काफी प्रगति हो चुकी थी। देखिए बात यही था कि शिक्षा के फील्ड में, वाणिज्य के फील्ड में बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुका था। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि यूनानी और रोमन संस्कृति और सभ्यता से प्रभावित होकर मानव को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना माना गया। देखिए बात क्या हुआ, जैसे कि यूरोप में सबसे पहले परिवर्तन हुआ, उस चीज को देखकर यूनानी और रोमन के जो आम जनता थी उन लोगों के मन में भी जिज्ञासा हुआ कि चलो भाई हम लोग भी अपने संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानेंगे। और वहां पर भी परिवर्तन होता है। तो जब ये सब चीज हो जाता है तो क्या बोला जाता है कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, भगवान का जो सबसे बेस्ट जो रचना है क्या है, तो मानव का जो निर्माण क्या है, ये सबसे बढ़िया उनका रचना है। फिर आगे देखिए क्या है कि और अनेक चित्रकारों ने मानव से संबंधित विषयों पर अपनी रचनाएं और चित्रकारियां की। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे चित्रकारों ने क्या करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट ने क्या करते हैं यहाँ पर कि मानव से संबंधित विषय जो होता है उनका रचना करता है, उनका चित्र बनाते हैं। तो ये सब काम करते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पर आगे और आपका क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत थोड़ा, जैसे कि अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर दिया जाएगा, थोड़ा तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो दार्शनिक और जो तर्कवाद की प्रवृत्ति से प्रभावित होकर अनेक वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए और लोगों को मध्यकाल के अंधकार से बाहर निकालने का प्रयास किया। यहाँ पर बहुत कुछ, मतलब जो जो वैज्ञानिक है उन लोग मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, सही ढंग से पढ़ते हैं और बहुत सारा आविष्कार करते हैं, जिससे क्या होता है, मध्यकाल के अंधकार से मतलब लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। कई रूढ़ियों और अंधविश्वासों का पर्दाफाश यूनानी और रोमन तर्कवाद के माध्यम से किया गया। आत्मा और परमात्मा को छोड़कर लेखकों और चित्रकारों का प्रतिपाद्य मानव बन गया। मतलब यहाँ पर आत्मा और परमात्मा को छोड़कर उसके भौतिक जीवन की समस्याओं और उससे छुटकारा पाने की ओर अनेक विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए। इसके साथ साथ अनेक व्यापारिक मार्गों की खोज के फलस्वरूप यूरोप और अन्य देशों की संस्कृतियों का पता चला और सभ्यताओं के सभी आवश्यक सांस्कृतिक तत्व पुनर्जीवित हुए। देखिए यहाँ पर जो व्यापार के बहुत सारे मार्ग है, जो रास्ता है, उनको भी खोजा गया ताकि जो व्यापार है वह भी अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से चल पाए। तो यहाँ पर तो ये बात हो गया। फिर आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पर आगे आपका क्या है। तो चलिए आगे देख लेते हैं सर। तो आगे देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या है
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है। यहाँ पर हमें बताना है कि जो हमारा नहर परिवहन है और जो हमारा रेलवे परिवहन है, इन दोनों में क्या क्या सापेक्षिक लाभ है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो नहर परिवहन है उसके क्या क्या सापेक्षिक लाभ है। तो देखिए नहरों के सापेक्षिक लाभ, पहला पॉइंट क्या है कि नहरों द्वारा खानों से कोयले और लोहे जैसे भारी पदार्थों को कारखानों तक ले जाना काफी सरल हो गया है। हमारा जो भारी पदार्थ होता है जैसे कि लोहा हो गया, कोयला हो गया, तो ये सब जो पदार्थ होते हैं ना, ये सब पदार्थ को कारखानों तक ले जाना नहर परिवहन के माध्यम से बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाता है। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है क्या है कि नहरों द्वारा माल का आयात व निर्यात सबसे सस्ता पड़ता है। अगर हम लोग कोई भी सामान का अगर आयात करें या फिर निर्यात करें तो अगर हम लोग नहर परिवहन के द्वारा करेंगे तो ये बहुत ही मतलब कम कॉस्टली होगा। ठीक है सर, मतलब बहुत ही सस्ता पड़ेगा, मतलब ये महंगा नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है हमारे पास, क्या है कि बड़े बड़े नगरों को जब इन नहरों से मिला दिया गया तो शहरवासियों को सस्ते परिवहन भी उपलब्ध हुए। देखिए जो बड़े बड़े नगर है जब इनको क्या हो जाता है, इस नहरों से मिलाया जाता है तो क्या होता है वहां पर जो परिवहन है ना, ये बहुत ही सस्ता हो जाता है। अन्य साधनों की अपेक्षाकृत नहरों द्वारा की जाने वाली यात्रा में कम समय लगता था। ठीक है, जो नहरों द्वारा ये जो यात्रा होता था इसमें टाइम भी बहुत ही कम लगता था। रेलवे वाला बात कर लेते हैं। तो रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि इंग्लैंड के औद्योगिकरण में रेलवे का काफी सराहनीय योगदान रहा है। ये तो एक बात हो गया। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में भी जो रेलवे है ना वो ब्रिटिश से लेकर आए थे। देखिए यहाँ पर आगे और हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है कि रेल परिवहन से पूर्व यात्रियों को नहरों में यातायात के साधनों से यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें उन परेशानियों से छुटकारा मिल गया। रेल की गति नहर के यातायात के साधनों की अपेक्षा तीव्र थी और उस पर बाढ़, सूखे या तूफान का प्रभाव नहीं पड़ता था। यहाँ पर या लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पर या लिख दीजिएगा। ठीक है, बात समझिए, बाढ़ हो, सूखा हो, तूफान हो, ये सब का कोई भी इफेक्ट इसमें नहीं पड़ता था। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर आगे आपका क्या है। आगे यहाँ पर और एक पॉइंट है, देख लीजिए। पॉइंट क्या है कि रेल संचार का सबसे सस्ता और सरल साधन है जिससे लोगों को यात्रा करने में आराम हो गया। ये जो हमारा रेल परिवहन है ना, रेल परिवहन सस्ता भी है और ये सरल साधन है। देखिए बहुत ही सस्ता है। अगर आप लोग ऐसे रोड से मान के चलिए बस वगैरह से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे तो इसमें आपका ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप लोग रेल से जाएंगे तो आपका सस्ता पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतालवी शहरों में क्यों हुआ। ये जो मानवतावादी विचारधारा है इसका जो एक्सपीरियंस है सबसे पहले मतलब इतालवी शहरों में हुआ था। तो क्यों हुआ था, वहीं पर कई दूसरे मतलब शहर में नहीं हुआ, ये चीज आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर बात को समझिए। यहाँ पर क्या है इसका उत्तर कि इटली के अनेक नगरों से सामंतवाद की समाप्ति और स्वतंत्र नगरों की स्थापना होने से मानवतावादी विचारधारा को विकसित होने के लिए अनुकूल अवसर मिला। 14वीं शताब्दी में विद्वानों द्वारा प्लेटो एवं अरस्तु के सिद्धांत एवं ग्रंथों के अनुवादों का अध्ययन किया गया। 14वीं शताब्दी में क्या होता है वहां पर मतलब इटली में, वहां पर जो प्लेटो है, अरस्तु है, ये सब जो विद्वान है, इनका जो भी मतलब ग्रंथ था, जो भी सिद्धांत था, इन लोगों का वहां पर मतलब इन लोगों का जो मतलब ये सब है ना सिद्धांत ग्रंथ, ये सब चीज का अध्ययन होने लगा। इसके अतिरिक्त मध्यकाल में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों द्वारा आधिपत्य कायम कर लेने से अनेक विद्वानों एवं दार्शनिकों ने इटली में शरण ली और वे अपने साथ विपुल मात्रा में साहित्य ले गए। बात समझ में आ रहा है। मतलब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे विद्वान है, ऐसे दार्शनिक है जो मतलब जैसे कि यहाँ पर जब मतलब यहाँ पर जैसे क्या है कि मध्यकाल में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों द्वारा, देखिए कुस्तुनतुनिया जो है, इस कुस्तुनतुनिया में क्या होता है तुर्की द्वारा वहां पर मतलब गुलाम बनाया जाता है इन लोगों को। तो वहां से बहुत सारे विद्वान जो दार्शनिक है उन लोग जाकर इटली में शरण ले लेते हैं। तो वहां पर जब शरण लेंगे तो वहां पर क्या करते हैं, अपना जो ज्ञान है वो भी बांटना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या कि अरब वासियों की क्या है कृपा दृष्टि से इटली वासियों को अनेक साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद भी प्राप्त हुए। प्राकृतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित, औषधि विज्ञान आदि विषयों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। इसके अतिरिक्त इटली के अनेक विश्वविद्यालयों में मानवतावादी विषयों पर अध्यापन एवं अध्ययन शुरू होने लगा। इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद की शिक्षा दी जाती थी और इसकी जो स्थापना हुआ है कब हुआ, तो 1300 ईस्वी में हुई थी। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ से बन जाता है। 1 नंबर के लिए भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा।
फिर आगे यहाँ पर क्या दिया गया है कि इटली वासियों ने मानवतावादी विचारधारा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को ग्रहण किया। इटली के मानवतावादी विद्वानों ने मानव को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना माना और उसके भौतिक जीवन की समस्याओं और उससे मुक्ति पाने के विषय पर चिंतन मनन किया। परिणामतः मानवतावादी विचारों का अनुभव सर्वप्रथम इतालवी शहरों से प्राप्त हुआ। इसी यही कारण है कि यहाँ पर ये जो मानवतावादी विचारधारा है ये इटली से, यानी कि इटली की जो इतालवी शहर है वहीं से ये स्टार्टिंग हुआ, वहीं से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो होगा सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि जापान के विकास के साथ साथ वहां की रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह बदलाव आए, चर्चा कीजिए। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि वहां का रोजमर्रा माने क्या हो गया, जो डेली हमारा लाइफ जिस प्रकार से चलता है उसके बारे में बताना है। तो देखिए क्या है इसका उत्तर कि जापान का एक आधुनिक समाज में बदलाव रोजाना की जिंदगी में आए परिवर्तनों में भी देखा जा सकता है। परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी, लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध एवं संपन्न हुए परिवार के संदर्भ में नए विचार फैलने लगे। नया घर, जिसे जापानी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए होम कहते हैं, का संबंध मूल परिवार से था, जहां पति पत्नी साथ रहकर कमाते हैं और घर बसाते हैं। पारिवारिक जीवन की इस नई समझ ने नई तरह के घरेलू उत्पादों, नई किस्म के पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार की मांग पैदा की। देखिए सर एक्चुअल में बात सही है, और अभी हमारे भारतीय संस्कृति में अभी भी ये चीज है। देखिए हमारे जो घर के जो सबसे बुजुर्ग होते हैं वही होते हैं घर के गार्जियन, और देखिए उनको मतलब हम लोग मुखिया भी बोल सकते हैं, और ये पूरा घर को कंट्रोल में करता है। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से डेवलप हो रहा है, तो जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि नया घर का जो सिद्धांत है इसमें पति पत्नी ही रहते हैं। 1920 के दशक में निर्माण कंपनियों द्वारा शुरू में 200 येन देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 येन प्रति माह की। ठीक है, आगे क्या है देख लीजिए। यहाँ पर जैसे कि जापान में जिस प्रकार से मिलता है ना, मतलब जैसे कि कमरा वगैरह किराए पे, तो यहाँ पर एक मतलब जैसे हम लोग का रुपया वगैरह चलता है तो उन लोग ये सब चीज है, देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि 1920 के दशक में निर्माण कंपनियों द्वारा शुरू में 200 येन देने के बाद लगातार 10 साल के लिए 12 येन प्रति माह की किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराए गए। यह एक ऐसे समय में जब एक बैंक कर्मचारी की मासिक आय 40 येन प्रति मास थे। जापान के विकास के साथ साथ नवीन घरेलू उत्पादों जैसे कुकर, टोस्टर आदि का प्रयोग होने लगा। आधुनिकता के प्रसार ने नवीन मध्यवर्गीय परिवारों को प्रभावित किया। ट्रामों के आने से आवागमन की गतिविधियां आसान हो गई। वहां पर देखिएगा आपको वहां पर ट्राम देखने को मिलेंगे, मतलब आप देखिएगा मूवी वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज हो गया। फिर आगे देखिए क्या होता है। फिर आगे है कि मनोरंजन के नए नए साधनों का आविष्कार हुआ। 18 क्या है यहाँ पर 1899 ईस्वी में फिल्मों का निर्माण होने लगा। सन 1925 ईस्वी में पहला रेडियो स्टेशन खोला गया। देखिए ये सब चीज है और इस तरह से डेवलप हुआ। देखिए उधर तो आपका हो गया, इसको एक पॉइंट बनाकर लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको एक पॉइंट बनाकर लिख दीजिएगा, इसको आप लोग एक पॉइंट बनाकर लिख दीजिएगा, और यहाँ पर इसको एक पॉइंट बनाकर लिख दीजिएगा। तो पॉइंट लिखिए तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर ट्रॉमा आ गया। ठीक है, मनोरंजन के नए नए साधनों का आविष्कार हुआ। फिल्मों का यहाँ पर आ गया, फिल्मों का निर्माण होने लगा। पहला रेडियो स्टेशन खोला गया जहाँ से आप लोग मूवी देखिए, गाना सुनिए। तो ये सब चीज वहां पर हो गया। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि एज़टेक और मेसोपोटामियाई लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए। देखिए मेसोपोटामिया के बारे में आपने टर्म 1 में भी पढ़ा था। तो एज़टेक और मेसोपोटामिया लोगों की सभ्यताओं की तुलना करने पर निम्नलिखित बिंदु उभरकर सामने आते हैं। क्या है तो एज़टेक सभ्यता मध्य अमेरिकी सभ्यता थी, क्योंकि इसका विकास मध्य अमेरिका में ही हुआ था, जबकि मेसोपोटामियाई सभ्यता का विकास वर्तमान के इराक गणराज्य के भूभाग पर हुआ था। देखिए एज़टेक सभ्यता जो है इसका मैंने विकास अमेरिका में हुआ था, और जो मेसोपोटामिया सभ्यता है इसका विकास इराक में हुआ था। ये एक बात हो गया। आगे देख लीजिए आगे क्या है। यहाँ पर आगे आपका दिया गया है, यहाँ पर है कि एज़टेक सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, अतः उनका इतिहास भी चित्रात्मक ढंग से ही लिखा जाता था। दूसरी तरफ मेसोपोटामियाई सभ्यता की लिपि को क्यूनिफॉर्म अर्थात कलाकार लिपि के नाम से जाना जाता था, जिसको हम लोग किलाक्षर लिपि भी बोलते हैं। लातिनी शब्दों में क्या है क्यूनियस और फॉर्मा को मिलाकर क्यूनिफॉर्म शब्द बना है। क्यूनियस का अर्थ है खूंटी और फॉर्म का अर्थ है आकार। इस प्रकार से इस आशुलिपि का विकास चित्रों से हुआ। इस सभ्यता में लिपि के कार्य को महत्वपूर्ण और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। एक सुसंगठित लेखन कला की वजह से ही मेसोपोटामिया में उच्च कोटि के साहित्य का विकास संभव हुआ। फिर आगे देखिए आगे यहाँ पर आपका और क्या दिया गया है। ये एक्चुअली हम लोग एज़टेक सभ्यता और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इन दोनों सभ्यता के ऊपर हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। फिर क्या है कि एज़टेक सभ्यता का विकास 12वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य हुआ, अतः यह सभ्यता
ऐतिहासिक युग में विकसित होने वाली सभ्यता थी। हालांकि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कांस्य काल में हुआ, अतः यह कांस्यकालीन सभ्यता थी। ठीक है, एक हमारा मध्यकालीन है और एक हमारे क्या है, कांस्यकालीन है। जिसको ये भला एक्चुअल में ये जो है ये हमारा ऐतिहासिक युग वाला है। क्या है, ऐतिहासिक युग वाला है। और एक जो मतलब देखिए एज़टेक जो है ये हमारा ऐतिहासिक वाला है और जो मेसोपोटामिया वाला है ये कांस्यकाल वाला है। एज़टेक निवासी कृत्रिम टापू निर्मित करने में दक्ष थे। उन्होंने सरकंडे की विशाल चट्टाइयां बुनने के पश्चात उन्हें मिट्टी, पत्तों आदि से ढककर मैक्सिको झील में कृत्रिम टापुओं का निर्माण किया। ऐसे टापुओं को चिनाम्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर, आगे देखिए आगे आपका क्या है। आगे यहाँ पर और क्या दिया गया है, ज्यादा है नहीं, आगे देख लीजिए। इन्हीं उपजाऊ द्वीपों के मध्य नहरें बनाई गई, उन पर टेनोक्टिडलन शहर बसाया गया। इस प्रकार के शहरों का उदाहरण मेसोपोटामिया सभ्यता में नहीं मिलता। वस्तुतः मेसोपोटामिया नहरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था। और यहाँ पर इस प्रकार का जो शहर है, ऐसा शहर मेसोपोटामिया में देखने को नहीं मिलता है। तो बस सर यहाँ पर ये हमारा खत्म हो जाता है। और देखिए यहाँ पर मैंने आपको सेक्शन सी भी बता दिया। और देखिए एक्चुअल में कहा जाए तो अभी मॉडल पेपर आप लोगों का नहीं आया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं इसी प्रकार का जो सीरीज है चलता रहना चाहिए तो चलता रहेगा। आप लोग जिससे भी बोलिएगा वैसे ही होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।